नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब हमने पैन कार्ड भी रजिस्टर कर ली, तो अब लॉगिन करके मुझे आईटीआर फाइल करनी है। तो अब मान लीजिए आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है। पहले ही बता चुका हूं आईटीआर 1 किन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सैलरी अप टू 50 लाख रुपीज, और एक हाउस प्रॉपर्टी है तो, और अदर इनकम है तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेज हैं, कैसे कैसे ऑनलाइन आईटीआर 1 हम फाइल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले देखिए, जैसे आप ये वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ठीक है। देखो, इसका सिंपल सा एक तरीका है, गूगल पे गए और यहाँ हमने सर्च किया इनकम टैक्स ई फाइलिंग। देखिए, ये जो आपको पहला वाला आया है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये पेज खुल गई। देखिए, इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि आईटीआर 1 कौन फाइल करेंगे। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो सबसे पहले ये नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि रेसिडेंट किसे बोलते हैं। तो इंडिया में जिन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर हम 20-21 असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर एक साल पहले का होगा, मतलब 19-20 का होगा। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 डेज, मतलब 6 मंथ हो गया रफली, आप टेक्निकलिटी पे मत जाइए, एक सिंपल सी चीज है, 182 डेज से ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे हैं तो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होंगे। तो आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज, मतलब 50 लाख तक अगर इनकम है और इन हेड में अगर आपका इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। तो आईटीआर 1 मोस्टली क्या बोलते हैं कि सैलरी जो पेंशन आती है उनके लिए है। मैं आज आपको एक आईटीआर 1 सिंपल सा फाइल करके बताता हूं और आपको ये दिखाता हूं ये कितना इजी है। ऑनलाइन आप बना सकते हैं, ऑनलाइन इसको फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपकी कितनी सैलरी है, आपकी कितनी टैक्स डिडक्शन हुई है। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा आपको एक है कि आपके पास फॉर्म 16 होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप उससे आप आईटीआर अच्छे से भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 16 अब तो ऑनलाइन जनरेट होती है और उसमें पूरी की पूरी डिटेल होती है। देखिए, ये एक कंप्यूटेशन है, इस कंप्यूटेशन में पूरी की पूरी डिटेल है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, आपकी परक्यूजिट की वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, वो सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक इसमें आ जाती है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं फाइल करना। जिनका सिंपल अगर है, मान लीजिए किन्हीं की 10,000 रुपए सैलरी, मैं वो भी बताता चलूंगा कि क्या करना है, कहाँ पे क्या भरना है। अगर इनका सिंपल है तो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लॉगिन करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि लॉगिन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। अब रजिस्टर कैसे करते हैं वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया हुआ है। लॉगिन में जो यूजर आईडी होता है वो पैन नंबर होता है, ठीक है। और पासवर्ड जो आपने रजिस्टर के टाइम में लिया था वो आप ले लीजिए, और प्लस कैप्चा एंटर करना है। तो मैं कैप्चा एंटर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से आती है कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट करने के लिए, मुझे ये अभी नहीं करना है, मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें आना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे, ठीक है। हम यहाँ आए और यहाँ पे हम सब कुछ इंटर करें। उससे पहले ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपका टैक्स कटा है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, आप एक बार फॉर्म 26A आप जरूर से अपना देख लीजिए। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक पैन नंबर प्रीफिल है। असेसमेंट ईयर हम किसके लिए फाइल कर रहे हैं, तो 20-21। आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल करेंगे, आईटीआर फॉर्म 1, क्योंकि हम सैलरीड के लिए फाइल कर रहे हैं। फाइलिंग टाइप क्या होगी, ओरिजिनल या रिवाइज्ड। अब ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न किसे बोलते हैं वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताया हूँ, बट इतना समझ लीजिए यहाँ पे मुझे ओरिजिनल फाइल करनी है। और सबमिशन मोड क्या होगा, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। देखिए, यहाँ ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट अगर आपने पहले से नहीं भरा है तो ये नहीं आएगी, बट हमने पहले से भरा हुआ है तो ये आएगी कि आपको अगर रिफंड क्लेम करना हो तो किस अकाउंट में क्लेम करेंगे। तो इससे मैंने ये एक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ आई वांट टू यूज हिंदी फॉर्म टू प्रिपेयर एंड सबमिट, यहाँ मैं हिंदी फॉर्म नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इस पर टिक नहीं कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू हमने कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है
कि प्लीज चेक द प्री फिल डेटा बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने पिछले बार जो फाइल किया है या पैन नंबर के जो रिकॉर्ड है उससे बहुत सारी डेटा ऑटोमेटिक प्रीफिल लेती है। तो उसमें क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि सारे डिटेल सही आए हैं या नहीं आए हैं। इसमें देखिए कंटिन्यू किया हमने, ये ऑटोमेटिक ये देखिए इस तरीके से खुल गई। ये तो इंस्ट्रक्शन पेज है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सारी इंस्ट्रक्शन है इसमें। आइए पार्ट 1 जनरल इंफॉर्मेशन, देखिए ऑटोमेटिक भरी हुई है हर चीज, ठीक है, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कर रहा हूं, तो वो हम दोस्तों यहाँ देखिए फाइल अंडर सेक्शन है, ये ऑटोमेटिक 139(1) इसी को बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। लेकिन जब 139(4) हो जाएगा तो ये आफ्टर ड्यू डेट हो जाएगा, और 139(5) हो जाएगी तो रिवाइज रिटर्न हो जाएगी। हमें अगर फर्स्ट टाइम हम भर रहे हैं तो ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, हम 139(1) में इसको फाइल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइडेड टू सेक्शन 139(1)। आप टेक्निकलिटी में मत जाइए, इसको नो कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं रहेगा मोस्टली सबके केस में। हैव यू डिपॉजिटेड 1 करोड़ से ज्यादा, अगर आप सैलरीड है तो 1 करोड़ से ज्यादा कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी भरने के लिए भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप ये यस करते हैं तब ये खुलेगा, वही 7th प्रोवाइड वही है, तो इसीलिए इसको नो रहने दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये सारी खत्म हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हमेशा इसको सेव ड्राफ्ट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्रीफिल आ रही है ना चीजें, ये कहाँ से आ रही, ये फॉर्म 26(a) से आ रही है चीजें, ये जो प्रीफिल आ रही है ये फॉर्म 26(a) से आ रही है। अब देखिए, अब आपको जो आपकी जो इनकम है वो मैच कर लीजिए और उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब जैसे हमारा देखिए यहाँ फॉर्म 16 दिया हुआ है, फॉर्म 16 में सिंपली यहाँ बोल रहा है सैलरी एज पर प्रोविजन कितना है, 8,07,296 रुपए। और हमारे इसमें ऑलरेडी देखिए 8,07,296 रुपए प्रीफिल आया है, ये कहाँ से आया है, फॉर्म 16। अगर मान लीजिए अगर आपका फॉर्म 16 का डेटा इसमें नहीं है, या फिर आप ऐसे समझिए आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है, आपकी टैक्स नहीं कट रही है, तो आपको क्या करना है, जो सैलरी ऐड करके जितनी टोटल सैलरी होगी वो यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी नहीं है तो परक्यूजिट की भी वैल्यू 0 होगी। परक्यूजिट्स क्या होती है, जैसे आपको घर दिया रहने के लिए, आपको कोई एम्यूनिटीज प्रोवाइड करी, उसकी वैल्यू। ये देखिए ऑटोमेटिक फिल है, इसको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 19,143 ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक जो 50,000 का मिलता है अंडर सेक्शन 16(a), ये सबको मिलता है अप टू 50,000 रुपीज, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल है। आप इसको मिला सकते हैं अपने फॉर्म 16 से। 776,439 इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। अगर अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप क्या करेंगे, अब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां पे डालिए, अगर रेंट पे दिया है तो वो डालिए, और डीम्ड लेट आउट, ये क्या चीजें होती है, ये बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, मैं मोस्टली इस दोनों पे फोकस करता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। मान लीजिए रेंटेड है तो आप रेंटेड पे क्लिक कीजिए, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक कीजिए। अगर लेकिन आप रेंटेड पे क्लिक करते हैं तो आप कितना रेंट रिसीव कर रहे हैं उस सब की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, और टैक्स कितनी पे कर रहे हैं, तो जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। और उसके बाद अगर आपने कोई लोन ले रखा है, जैसे मान लीजिए हमने घर एक हाउसिंग लोन से लिया था, हाउसिंग लोन से लेने के बाद हमने उसे रेंट पे दे दिया तो रेंटल वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, लेकिन जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे पूरी की पूरी, और इस तरीके से हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टोटल आ जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर वैकेट है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही हुई, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ जो अपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे अप टू 2 लाख तक। दोनों में अंतर है दोस्तों, अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है तो जो इंटरेस्ट पेबल जितना आपने पे किया है, पेबल मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने पे कर दिया है, आपके
अकाउंट में सिर्फ वो अक्रू हो जाना चाहिए, मतलब आपकी डिमांड रेज हो जानी चाहिए, वो सारी की सारी इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपको पता है दोस्तों, इंटरेस्ट पोर्शन यहाँ पे आती है और जो इंस्टॉलमेंट पोर्शन है वो एटीसी में डिडक्ट होती है। तो मैं अभी इंटरेस्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका लेट आउट है तो पूरी की पूरी इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 1.5 लाख या 2 लाख एज द केस में भी, बट अगर आप नए फाइल कर रहे हो और नया घर खरीदा है तो आपको 2 लाख तक की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे इस केस में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो हमने इसे जस्ट सेलेक्ट पे ही छोड़ दिया है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर कुछ है, इसमें देखिए इतनी सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, फैमिली पेंशन, अदर्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कुछ डाला हुआ है। तो इनकम अंडर द अदर सोर्सेस में 0 डाला हुआ है दोस्तों, बट जो अकाउंट होती है उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब जैसे इंटरेस्ट तो आती है, तो वो इंटरेस्ट हम इसमें ऐड करके हम लिखेंगे। वो मैं इनका लिख रहा हूं, लेकिन ये देखिए अगर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट जो है उसकी जो है आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTA। ठीक है, ये अप टू 10,000 मिलती है, तो ये 10,000 से कम है तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसके बाद डिडक्शन का पेज आता है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, इस फाइनेंशियल ईयर में किस लिए दिया था, इसमें बोल रहा है कि आपने कोई डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट किया है 1/4/20 से 31 जुलाई 2020 के लिए, जिसका डिडक्शन आप 31 मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, 1/4/2020 से 31/7/2020 के बीच में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन उसका डिडक्शन आप कब ले रहे हैं, 31 मार्च 2020 को। तो अगर ऐसा है तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कीजिए। ठीक है, तो हम ये क्लेम नहीं कर रहे क्योंकि जो भी हमने डिडक्शन करी थी वो पहले ही कर ली थी। अगर आपने करी है तो इसको सिर्फ यस करना है, बाकी तो डिटेल आप नीचे डालेंगे ही। क्योंकि इस बार कोविड की वजह से जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने जो एटीसी की या फिर एनपीएस में या पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करने की जो डेट थी, जो जिसका डिडक्शन आप ले सकते थे 31 मार्च 2020 तक, उसको बढ़ा दी थी 31 जुलाई 2020 तक, इसीलिए प्रोविजन है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ दोस्तों इस केस में। देखिए तो एटीसी की ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, देखिए आप फॉर्म 16 से मिला लीजिए, ऑटोमेटिक प्रीफिल है दोस्तों, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता, हर चीज प्रीफिल ही आती है। या आपकी बहुत ही सिंपल रिटर्न होगी, आप वहां पर ग्रॉस टोटल इनकम डालेंगे, टोटल टैक्स निकल जाएगी, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एटीसी वाली जो डिडक्शन है उसमें हम कितना क्लेम करेंगे, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। तो दोस्तों एटीसी की जो ऑलरेडी डिडक्शन है ये तो है ही, अब इसमें अगर आपने कोई एलआईसी में पे करा है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने डिडक्शन भर दिया है। अब देखिए एटीडी के लिए एक अलग टैब दिया हुआ है, यहाँ पे हमको जाके भरना पड़ेगा एटीडी का। एटीडी में जैसे सेल्फ एंड फैमिली के लिए अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया है तो यस कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं लिया है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई फिगर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगी दोस्तों। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है आप यस कीजिए और उस पर कितना खर्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस पे वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके वहां चली जाएगी। मैं ये हमारे पास नहीं है तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आ गई है। अब ये जो आपको लग रहा होगा ये टैक्स कैलकुलेट होके आई है, तो मुझे पेमेंट कितनी दिख रही है, मैंने जो पेमेंट करी थी, देखिए दोस्तों ये भी ऑलरेडी आ रही है, यहाँ पे कितने की पेमेंट हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी टीडीएस यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही है और यहाँ रिटर्न का जो अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है दोस्तों। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ये सुपर इजी है दोस्तों। इसके बाद देखिए हमने किस बैंक अकाउंट में रिफंड लेना है वो ऑटोमेटिक आ गई है। और दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्रीफिल है, सिर्फ आप कैपेसिटी कर देना है सेल्फ और प्लेस कर देनी है आपको
जहां से भी आप भर रहे हैं वो। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ई वेरीफाई करनी है तो आप जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। जैसे आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, इससे आधार से कर सकते हैं, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, या आप 120 दिन के अंदर भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट से जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है वहां भेज के भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है, ओके कर देना है। ये एक बार चेक करने आया है कि एक बार हम चेक कर लेते हैं सारी डिटेल्स सही है कि नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और ये सबमिट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप इसको ई वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ई वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।